हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटी का मैं ऑलरेडी पहले कुछ लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। और ये आज मैं जो लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ वो है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सिटीजन्स के ऊपर मोरल ऑब्लिगेशंस है। सिटीजन्स के ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके। राइट एंड ड्यूटीज जो हैं, हाँ, सिटीजन के राइट एंड ड्यूटीज जो हैं वो कोरिलेटिव है एंड इनसेपरेबल है। एक्चुअली राइट एंड ड्यूटीज जो हैं वो सेम ही कॉइन के दो पहलू हैं, सेम कॉइन के दो पहलू हैं, ठीक है। अगर सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट का अधिकार है, फंडामेंटल राइट अगर आपका राइट है, तो ड्यूटीज भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ राइट नहीं एंजॉय करना है, ड्यूटी भी फॉलो करना है, ठीक है। और एक्चुअली स्टार्टिंग में मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल बना था तो उस समय क्या था कि ये नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी को बाद में ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 बाद में ऐड किया गया। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट नहीं है, ठीक है। अंदर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आप ऐसा बोल सकते हैं कि इम्प्लिसिट था, ठीक है, बट एक्सप्लिसिट नहीं था। एक्सप्लिसिट इसको बनाया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। हाँ, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, हाँ, उसमें 11वां को जोड़ दिया गया, ठीक है। और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट में भी रिफॉर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हुआ और डीपीएसपी में भी हुआ। फंडामेंटल राइट्स वाला जो था वो था 21A आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। जिसमें राइट टू एजुकेशन में क्या था कि 6 से 14 साल के बच्चे का ये राइट है कि एजुकेशन मिले उसको, ठीक है। ड्यूटी में डाला गया 11वां नंबर में, और इसमें बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को, हाँ, एजुकेशन देना है। ये है पेरेंट की ड्यूटी, पेरेंट की ड्यूटी है, ठीक है। और डीपीएसपी में बोला गया 45 नंबर आर्टिकल में, ये तो 51A है, इसी में जोड़ा गया था। और इसमें 45 में ये बोला गया, हाँ, कि ये पहले था 6 से 14, और 6 से 14 को चेंज करके लाया गया 0 से 6। इतना ये 0 से 6 साल के बच्चे के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, ठीक है, उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना है, ठीक है, तो प्रयास करना है, ठीक है। तो 21 नंबर में क्या है, राइट दिया गया बच्चा को, हाँ। 51A में 6 से 14 साल के बच्चे का के लिए ही, हाँ, पेरेंट की ड्यूटी बताई गई। और आर्टिकल नंबर 45 जो डीपीएसपी का, उसमें 0 से 6 साल के बच्चे का के लिए गवर्नमेंट को ट्राई करना है, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये इंस्पायर्ड है यूएसएसआर से। एक्चुअली बहुत सारी सोशलिस्ट कंट्रीज में ये फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे ऐसे भी डेमोक्रेसी हैं जहां नहीं है, जैसे यूएसए, फ्रांस, ये सब में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। लेकिन जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड है, ठीक है। ये डाला गया था, सरदार स्वरण सिंह का रिकमेंडेशन था, उसके आधार पर डाला गया था। ये एक्चुअली इसकी जरूरत फील की गई थी 1975 से 77 में। इंटरनल इमरजेंसी जो थी उस समय इसकी जरूरत फील की गई थी। इंटरनल इमरजेंसी का नाम चेंज हो गया है, ठीक है, इसको अब बोलते हैं आर्म्ड रिविलियन, आर्म्ड रिविलियन, ठीक है। तो इनका रिकमेंडेशन आया और उसके बाद इसको ऐड किया गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। ये मैं बता दिया हूं ऑलरेडी कि पार्ट 4A है, 51A आर्टिकल है। स्वरण सिंह ने 8 सजेस्ट किया था, अभी 11 है, ठीक है। कुछ रिकमेंडेशन इनका ऐड नहीं किया गया, नहीं एक्सेप्ट किया गया। उसमें था क्या, एक तो ये था कि पार्लियामेंट को ये पावर होना चाहिए कि वो पेनाल्टी इंपोज करे फॉर
क्या कहते हैं, नॉन कंप्लायंस विथ फंडामेंटल ड्यूटी। दूसरा ये था कि अगर कोई लॉ बनाती है पार्लियामेंट और उसमें वो लॉ ऐसा है कि वो बोलता है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी को अगर आप नहीं मानेंगे तो पेनाल्टी देना है, ठीक है, तो इसको भी किसी कोर्ट में नहीं ले जा सकता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए इस पर, तो इसको भी नहीं ऐड किया गया। और तीसरा, ड्यूटी टू पे टैक्स, टैक्स पे करना एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाना चाहिए, इसको भी नहीं ऐड किया गया। ठीक है, इतना हम समझते हैं कि आपको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या है फंडामेंटल ड्यूटी, ये 11 जो हैं वो क्या क्या है, तो मतलब याद आप करना चाहें तो याद भी हो जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है, छोटा छोटा अपना फॉर्म बना के याद कीजिए। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहें, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहें, कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करें, इसके आइडियल्स की रेस्पेक्ट करें, इंस्टीट्यूशन की रेस्पेक्ट करें, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, इस सब का रेस्पेक्ट करें आप। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो एक्चुअली नेशनल स्ट्रगल जब हुआ था फ्रीडम के लिए, तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके कुछ आइडियल्स थे, तो उनको चेरिश करना है एंड फॉलो करना है, बढ़ाना भी है, फॉलो भी करना है। ठीक है। तीसरा है अपहेल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब ये तीनों को प्रोटेक्ट करना है, हमारा कंट्री का सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी तीनों को प्रोटेक्ट करके चलना है। ठीक है। चौथा है कि डिफेंड द कंट्री, कंट्री की रक्षा करना है, एंड रेंडर नेशनल सर्विस, नेशनल सर्विस भी देने के लिए तैयार रहना है, कब जब जरूरत हो तो कंट्री की रक्षा करनी है और नेशनल सर्विस देनी है। ठीक है। पांचवा क्या है, प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा, भाईचारा का कॉन्सेप्ट हमेशा बढ़ाना है अमंगस्ट ऑल पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब किसी को लड़वाना नहीं है किसी बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर या लैंग्वेज के बेसिस पर, किसी को लड़ाना नहीं है। ठीक है, उनके बीच हारमोनी लानी है, कॉमन ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट लाना है, और विमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं देनी है, अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको छोड़ देना है, उसको प्रैक्टिस भी नहीं करवाना है। ठीक है, तो विमेन का रेस्पेक्ट करना है। छठा जो है वो है वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज, हमारी जो रिच हेरिटेज है, जो विरासत में जो हमें मिली है इतनी सारी हेरिटेज, जो वो हेरिटेज क्या है, हमारे कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट कल्चर का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ एक कल्चर तो है नहीं, बहुत सारे कल्चर है, अलग रिलीजन के अलग कल्चर, लैंग्वेज से अलग कल्चर, बहुत सारे से कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट वेरियस कल्चर्स है, यानी यूनिट, और उन सब में यूनिटी है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इन कल्चर्स के कारण बहुत सारे राजा महाराजा जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट मोन्यूमेंट्स बनाए, साइट्स बनाए। ठीक है, तो उन सब का जो रिच हेरिटेज है हमारा, उसको प्रिजर्व करना है और उनकी वैल्यू समझनी है। ठीक है। सातवां है प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग कल्चर, मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वन को प्रोटेक्ट करना है, जीव जंतु, फॉरेस्ट, लेक्स, वाइल्ड लाइफ सबको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और लिविंग क्रिएचर्स जो है हमारे पशु पक्षी वन, इन सब के लिए हमारे पास कंपैशन होना चाहिए। ठीक है, कि इनको हानि ना पहुंचाए। आठवां, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, मतलब दिमाग की बत्ती खोल दो। ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, अंधविश्वास में, अंधविश्वास को मत मानो। ठीक है, ह्यूमनिज्म, मानवता लाओ, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब इंक्विसिटिव होनी चाहिए, इंक्वायरी करने का स्पिरिट होनी चाहिए, अगर कुछ गलत है तो उसको रिफॉर्म करने का आप में टेंडेंसी होनी चाहिए, तो ऐसा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें। नाइन्थ है कि सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट की, उसको सेफ गार्ड करना है, रक्षा करना है उसका। ठीक है, वायलेंस नहीं फैलाना है। ठीक है, एंड टेंथ क्या है कि स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस, हमेशा एक्सेलेंस के तरफ भागो। ठीक है, इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल,
ठीक है, एक्सेलेंस का पीछा करो, ठीक है, एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, ताकि जो है देश हमेशा आगे बढ़े। इसके लिए आपको हमेशा प्रयास करना है और एक्सेलेंस की तरफ भागना है, ठीक है, ये करना है। और 11th जो लास्ट ऐड किया गया 86 से, वो है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, टू हिज चाइल्ड और वार्ड, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए जो है उसके एजुकेशन के लिए क्या कहते हैं, पेरेंट्स को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ये ड्यूटी है उनकी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, फीचर्स क्या है? फीचर्स ये है कि कुछ तो है वो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो मोरल ड्यूटीज है, ठीक है, और कुछ सिविक ड्यूटीज है। मोरल ड्यूटी जैसे क्या है? चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स, नोबल आइडियल्स, तो ये क्या है? ये एक मोरल ड्यूटीज है, मोरल है, नोबल आइडियल्स को फॉलो करो, ठीक है, चेरिश करो, तो ये मोरल है। सिविक में क्या हो गया? सिविक ड्यूटीज में क्या हो गया? जैसे कि आपको फ्लैग का रक्षा करना है, नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का, हाँ, वुमेन्स के अगेंस्ट डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं देनी है, ये हो गया। पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ नया नहीं है, इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन, लैंग्वेज, यही इन्हीं सब से लिया हुआ है। जैसे हमारे क्या, हमारे कल्चर में ये नहीं बोलता है कि विमेंस का रेस्पेक्ट करो, बोलता है कि विमेंस का रेस्पेक्ट करो, हाँ, उनके अगेंस्ट डेरोगेटरी रिमार्क नहीं दो, पशु पक्षी, हाँ, वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ की रक्षा करो, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये भी हमारा कल्चर है। तो ये क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटी में डाला गया है, तो ये कोई अलग चीज थोड़ी है, ये इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है, ठीक है। ओनली कन्फाइंड ओनली टू सिटीजन, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, नॉट फॉर फॉरेनर्स, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए फंडामेंटल राइट जो था फॉरेनर्स यहाँ पर, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है वो सिटीजन एंड फॉरेनर दोनों को अवेलेबल है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो है ओनली सिटीजन के लिए है। कुछ फंडामेंटल राइट जो हैं, कुछ फंडामेंटल राइट, सम फंडामेंटल राइट जो हैं वो फॉरेनर्स फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। वो कौन कौन है, याद है आपको? वो है 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है, कोर्ट में हम इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी जो है वो है नॉन जस्टिसेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई लीगल सैंक्शन नहीं है इनके वायलेशन के लिए, लीगल सैंक्शन, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल अगेंस्ट दियर वायोलेंस, सॉरी, वायलेशन, वायलेंस नहीं, वायोलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जस्टिसेबल नहीं है। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज फ्री टू इन्फोर्स देम, पार्लियामेंट फ्री है इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट इज फ्री टू इन्फोर्स, थ्रू इन्फोर्स कैसे करेगा? लेजिस्लेशन से, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्रिटिसिज्म, इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज का। किस बेसिस पर हुआ था? कि बोलता है कि ये जो लिस्ट है ना एग्जॉस्टिव नहीं है, बहुत सारा चीज को छोड़ दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी में डाला जा सकता था लेकिन नहीं डाला गया। जैसे कास्टिंग वोट, आपका मन है तो आप वोट डालते हैं, नहीं मन है तो नहीं डालते हैं। अपने में क्या है कि 18 से ऊपर है तो आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि भाई आपका मन है तो डालिए, नहीं मन है तो नहीं डालिए, इसके लिए आपके अगेंस्ट कोई केस मुकदमा नहीं होने वाला है। तो
तो लेकिन क्या है कि अगर आपको एक डेमोक्रेसी बनानी है तो ये ड्यूटी नहीं है सिटीजन्स की कि वोट कास्ट करे। सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वोट कास्ट करे, लेकिन बहुत लोग वो वोट कास्ट नहीं करते हैं, तो उनके अगेंस्ट कुछ हो भी नहीं सकता है। तो अगर ये फंडामेंटल ड्यूटी में डाला जाता तो बढ़िया रहता कि भाई जैसे जैसे आप राइट एंजॉय कर रहे हैं वैसे आपकी ड्यूटी भी है कि आप वोट कास्ट करें। वोट कास्ट नहीं कीजिएगा और बाद में उनके अगेंस्ट बोलिएगा कि ये नहीं करवा रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, या गवर्नमेंट को ये प्रोविजन लानी चाहिए, पॉलिसी लानी चाहिए, तो वोट करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है। पेइंग टैक्स, टैक्स पे करना भी ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं डाला गया, जबकि ये रिकमेंडेशन भी था स्वरण सिंह का, लेकिन फिर भी इसको नहीं डाला गया। जबकि अगर फंडामेंटल ये ड्यूटी होनी चाहिए कि भाई टैक्स पे करे, तो वो नहीं है डाला हुआ। तो ये मतलब और भी चीजें इस तरह का हम लोग दे सकते थे, ठीक है। जैसे क्या है कि इंडिया का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो फैमिली प्लानिंग भी डाल सकते थे। लेकिन क्या हो जाता है फिर ये मतलब लोगों पर बॉन्डिंग हो जाती, तो इन सब कुछ चीजों को फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं डाला गया। बोला जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है काफी वेग है, एम्बिगियस है, समझ में भी नहीं आता है बहुत। अब देख कंपोजिट कल्चर, कितने आम आदमी को समझ में आएगा कंपोजिट कल्चर का मीनिंग? कंपोजिट कल्चर जो है वो कितने लोगों को समझ में आएगा? फिर क्या है? स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस, आम आदमी के समझ से परे है ये सब चीज वर्ड, लेकिन डाल दिया है, यहाँ पर डाल दिया गया है। फिर ये नहीं समझ में आएगा। और भी ऐसे ऐसे टर्म हैं जो कि लोगों के, आम आदमी के समझ में नहीं आएगा, जैसे स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, साइंटिफिक टेम्पर, ये सब चीज समझ में नहीं आएगा। नॉन जस्टिसेबल है, ये पहले भी हम बता दिए थे, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि अगर जस्टिस नॉन जस्टिसेबल कोर्ट में इन्फोर्स ही नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है इसके अगेंस्ट, तो फिर क्या मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज का, फिर लोग क्यों फॉलो करेंगे? तो ये क्रिटिसिज्म है। और इसको पार्ट 4A का एक अपेंडेज के रूप में डाला गया, पार्ट 4A, ठीक है। तो ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस एक तरह से घटा देता है। बोलता है कि अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट लगता था तो थर्ड के बाद इसको डालना चाहिए था, थर्ड के बाद इसको डालना चाहिए था, तब डीपीएसपी डालना चाहिए था। लेकिन चूंकि इसका वेटेज कम है, इंपॉर्टेंस कम है, इसलिए इसको पार्ट 4A अलग से बना के डाला गया है। तो ये इसका क्या है, क्रिटिसिज्म है कुछ, ठीक है, जो आपको जानना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जैसे वर्मा कमेटी एक बनाई गई थी 99 में, ठीक है। वर्मा कमेटी ये इसलिए बनाई गई थी कि देखने के लिए कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी का क्या इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस है। तो वर्मा कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया था, उसमें बताया था कि कुछ जो है वो लीगल, कुछ मतलब हमारे कुछ ड्यूटीज जो है फंडामेंटल ड्यूटी, उनके वायलेशन के अगेंस्ट कुछ लीगल प्रोविजन है, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि आइडेंटिफाइड एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए लीगल प्रोविजन भी अवेलेबल है। जैसे उसमें उनमें एग्जांपल दिया गया था कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, इसमें क्या था कि अगर कोई डिसरेस्पेक्ट करता है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम का, तो उसको जो है वो पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो ये क्या, ये अपना पहला था ना, पहला फंडामेंटल ड्यूटी के अबाइड बाय आइडियल्स, अपना फंडामेंटल पहला वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी था उसमें क्या था कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, ठीक है। और नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग सबका वो करना है। उनके बाद उसके बाद ये भी बोला गया इसमें कि वेरियस क्रिमिनल लॉज फॉर पनिशमेंट फॉर इनकरेजिंग इनमिटी between different section of people on basis of language, race, place and birth। बोला गया कि कुछ क्रिमिनल लॉज भी हैं जो कि पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं अगर क्या कहते हैं एक दूसरे के बीच जो है डिफरेंट सेक्शंस के बीच शत्रुता अगर कोई फैलाते हुए पाया गया तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल लॉज भी है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है, पहले इसका नाम कुछ अलग था, ठीक है, उसको 1976 में इसको चेंज कर दिया गया,
ठीक है। 1976 में इसको चेंज करके हाँ इसको ये बोल दिया गया कि सिविल राइट्स कर दिया गया। 1976 तक इसका नाम था अनटचेबल ऑफेंस, अनटचेबल ऑफेंस। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी आप एक तरह से देखिए तो फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इससे भी फंडामेंटल ड्यूटी को क्या कहते हैं लीगल सैंक्शन एक तरह से देखिए तो मिलता है, क्योंकि इसमें भी लिखा है कि कोई एमपी एमएलए या कोई अगर कोई व्यक्ति इसमें खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसको अधिकार नहीं है कि वो वोट ये जो स्पीच देगा उसमें हेट्रेड नहीं फैलाएगा या रिलीजन रेस इस सब के बेस पर हेट्रेड स्पीच नहीं देगा। तो ये क्या है, ये एक तरह से देखिए कि फंडामेंटल ड्यूटी को लीगल सैंक्शन दे रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 या फॉरेस्ट एक्ट 1980, ये क्या है, ये वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के उनके रक्षा के लिए है, उनके प्रिजर्वेशन के लिए। तो ये क्या, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का ही तो फंडामेंटल ड्यूटीज का एक 7वां नंबर भी तो पॉइंट यही कहता है कि प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, लेक्स। तो उस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए सब राइट भी बना हुआ है, ये सब एक्ट भी बनाया गया है। तो कुछ हद तक जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगल सैंक्शन देने की कोशिश भी की गई है। अच्छा, अब हम सिग्निफिकेंस अगर देखना चाहें कि क्या सिग्निफिकेंस है ड्यूटीज की, तो सबसे पहली बात ये सिटीजन्स को हमेशा रिमाइंड करवाते रहेगा कि अगर आप फंडामेंटल राइट एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कुछ ड्यूटीज भी है टुवर्ड्स योर नेशन। हाँ, उसको आपको क्या कहते हैं फॉलो करना है, ड्यूटी निभानी है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो एंटी सोशल, एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज के अगेंस्ट वार्निंग भी है कि आपको, जैसे अगर कोई नेशनल फ्लैग बर्न कर रहा है तो उसको एक वार्निंग है कि नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना है, उसको वार्निंग है। पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसके लिए भी वार्निंग है कि भाई आपको पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफगार्ड करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी बोलता है। तीसरी बात, ये एक इंस्पायरेशन का खुद ही सोर्स है और डिसिप्लिन प्रमोट करता है। अब देखिए सारा 11 भी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 11, हाँ वो कुछ ना कुछ इंस्पायरेशन देते हैं कि अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल्स, ठीक है, चेरिश एंड फॉलो, चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज, नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। तीसरा तीसरा था सुई, मतलब टू प्रोटेक्ट या प्रोटेक्ट करना है किसको, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। फोर्थ क्या था कि जब भी नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए तो आ जाइए, तो प्रोवाइड हाँ नेशनल सर्विसेज या रेंडर नेशनल सर्विस, ठीक है। उसी तरह प्रमोट हार्मोनी, प्रमोट हार्मोनी, और क्या कहते हैं रिनाउंस एनी रिमार्क्स डेरोगेटरी टू वीमेन। तो इस तरह करके सारे जो भी हैं वो क्या कहते हैं इंस्पायरेशन है, ठीक है, और डिसिप्लिन प्रमोट करते हैं। कोर्ट को भी हेल्प करता है इंटरप्रेटिंग में। बहुत बार कोर्ट जो है इनका फंडामेंटल ड्यूटीज का सहारा लेता है इनको एक्सप्लेन करने में कि कोई डिसीजन अगर देता है तो भी कोर्ट इनका सहारा लेता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का सहारा लेकर वो अपना डिसीजन देते हैं। तो ये आप एक तरह से देख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटी याद होनी चाहिए। तो आप कोई भी न्यूमेरिक्स बनाकर याद कर सकते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और लेकर आऊंगा नया, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।